आज की कहानी है खुद पर बीती तो क्या सचिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। यह कैसी जगह है। यहाँ तो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, मेरे लिए वक्त काटना भारी पड़ता है। मैंने सचिन के ऑफिस से वापस आते ही हमेशा की तरह शिकायती लहजे में कहा, यह मुंबई है श्वेता। यहाँ आने पर शुरू में सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन बाद में सब इस शहर को और यह शहर यहाँ आने वालों को अपना लेता है। जल्दी ही तुम भी यहाँ के रंग ढंग में ढल जाओगी। मुझे धौलपुर में छूटे हुए अपने ससुराल मायके की बहुत याद आती। शादी के बाद मैं सिर्फ 2 महीने ही अपनी ससुराल में रही थी, लेकिन सब ने इतना प्यार दुलार दिया कि महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इस परिवार में नई आई हूँ। सचिन का परिवार उसके दादाजी की पुश्तैनी हवेली में रहता था। उसके परिवार में उसके चाचा चाची, माता पिता और एक विवाहित बहन पद्मा जी थीं। पद्मा जी तो सचिन से छोटी, मगर उसकी शादी हमारी शादी के 1 साल पहले ही हो चुकी थी। उसकी ससुराल भी धौलपुर में ही थी, इसलिए वह जब तब मायके आती जाती रहती थी। चाचा चाची की कोई अपनी संतान नहीं थी, सो वे दोनों अपने अंदर संचित स्नेह सचिन और पद्मा जी पर ही बरसाया करते थे। ऐसे हालात में जब मैं शादी के बाद ससुराल में आई तो मुझे एक नहीं 2 जोड़े सास ससुर का प्यार मिला। सबके प्यार के रस से भीगी हुई मैं ससुराल नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर ब्याहता तो मैं सचिन की थी और उनकी नौकरी धौलपुर से मीलों दूर मुंबई में थी। इसलिए शादी के कुछ महीनों बाद जब मैं मुंबई आई तो मन में दुख और सुख के भाव साथ साथ उमड़ रहे थे। एक तरफ अपने छोटे से घरौंदे में आने की खुशी, तो दूसरी तरफ ससुराल मायके का आंगन पीछे छूटने का गम। ऊपर से मुंबई की भागम भाग जिंदगी, जहाँ किसी को किसी के दुख सुख से मतलब नहीं। हमारे अपार्टमेंट के हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। हमारे फ्लोर का एक फ्लैट खाली पड़ा था, एक में हम रहते थे। बाकी बचे 2 फ्लैट्स में एक में अधेड़ दंपति रहते थे और दूसरे में एक बैचलर। अधेड़ दंपति उत्तर भारत से आए हुए हर व्यक्ति को भैया लोग कहकर बुलाते थे और सोचते थे कि अगर उन्होंने अपना उठना बैठना भैया लोगों के साथ बढ़ाया तो मुंबईया महाराष्ट्रियन उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। जब तीसरे और महीनों से खाली पड़े हुए फ्लैट में उत्तर भारतीय निकिता और राज आए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं दूसरे ही दिन उनके यहाँ चाय का थर्मस और ताज़ी बनी मठरियों के साथ पहुँच गई। निकिता भी मुझसे ऐसे मिली जैसे कि अपनी किसी पुरानी सहेली से मिल रही हो। 2-3 दिनों तक मैंने उनके घर ऐसे ही चाय ले जाकर जाती रही और नए घर में सामान लगाने में उनकी मदद करती रही। निकिता और राज एक प्राइवेट बैंक में काम करते थे। उनका एक 6-7 साल का बेटा दिग्गज भी था। राज की माताजी भी उनके साथ ही रहती थी। जब घर व्यवस्थित होने के बाद उनकी दिनचर्या ढर्रे पर आ गई तो निकिता ने मुझे और सचिन को अपने घर खाने पर आने का न्योता दिया। श्वेता, तुमने तो हमारे लिए बहुत किया, वरना यहाँ मुंबई में कौन किसे पूछता है। आने वाले इतवार को तुम और सचिन हमारे यहाँ डिनर पर आओ। इसी बहाने सचिन और राज भी एक दूसरे से मिल लेंगे। मैंने निकिता का निमंत्रण बड़ी तत्परता के साथ स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं जब भी उसके घर जाती तो निकिता की सास उसकी पाक कला की तारीफ करते न थकती थी। तुम इतना सारा खाना कैसे बनाओगी? मैं भी अपने घर से 1-2 चीज़ें बना लाऊंगी। मैंने निकिता का मन रखने के लिए ऊपरी तौर पर पूछ लिया। कुछ मत बनाकर लाना, बस आ जाना टाइम से। निकिता के सामने पड़े हुए कपड़ों के गट्ठर में से एक तौलिया तय करते हुए कहा। इतवार की शाम दोनों परिवार निर्धारित समय पर निकिता के घर में डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे। जायकेदार खाने के दौरान हर तरह की गपशप चल रही थी। राज की अत्यंत सौम्य स्वभाव की माताजी बड़े ही दुलार से सबकी प्लेटों पर नज़र रखे हुए थी। गपशप भी अपनी चरम सीमा पर थी। पहले राज ने सचिन से उसके कामकाज के बारे में जानकारी ली, फिर उसने अपने और निकिता के काम के बारे में उसे बताया। घूमते फिरते बातों ही बातों में वे सवाल भी पूछ लिए गए जो कि जब नए जोड़े पहली बार अनौपचारिक माहौल में मिलते हैं तो अक्सर पूछ लेते हैं। वैसे तुम्हारी शादी हुए कितना वक्त हो गया? उस हल्के फुल्के माहौल में सचिन ने राज और निकिता से पूछा। सिर्फ 2 साल, राज ने संक्षिप्त जवाब देकर फिर से राजनीतिक मुद्दों की तरफ बात मोड़नी चाही, मगर उसका जवाब सचिन की जिज्ञासा बढ़ा चुका था। क्या सिर्फ 2 साल? ऐसा कैसे हो सकता है?
तुम्हारा बेटा दिग्गज ही करीब 6-7 साल का होगा? सचिन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, हमारा बेटा अगले महीने पूरे 7 साल का हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्यारा बेटा है हमारा। राज के स्वर में गर्व और खुशी दोनों का भाव एक साथ था। वह तो ठीक है, सभी बच्चे अपने माँ बाप को प्यारे ही लगते हैं, मगर जब तुम्हारी शादी को ही 2 साल हुए हैं तो यह 7 साल का बेटा तुम्हारा कैसे हो सकता है? अभी हम भारतीयों में शादी के पहले बच्चे पैदा करने का रिवाज तो नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा सचिन। हमारे समाज में विवाह पूर्व बच्चों की स्वीकृति अभी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ हद तक लिव इन का ट्रेंड तो अब आ चुका है। असल में दिग्गज निकिता की पहली शादी की संतान है। राज ने सलाद की प्लेट से एक गाजर का टुकड़ा उठाकर उसे कुतरते हुए कहा। सचिन राज की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि उनका सामना किसी दूसरी दुनिया के प्राणी से हो गया हो। उनकी जिज्ञासा अब हैरानी में बदल चुकी थी। राज की अनुभवी माताजी ने सचिन की हालत को भांपते हुए बात आगे बढ़ाई। बेटा सचिन, राज जो कह रहा है वह सच है। दिग्गज निकिता की पहली शादी की संतान है, मगर अब वह मेरा पोता है और राज ही उसका पिता है। जब राज ने भोपाल में बैंक में काम शुरू किया तो मैं वहाँ पहले से ही काम करती थी। एक बार हम सब साथी काम के बाद डिनर पर गए। वहीं बातों ही बातों में मेरी एक सहेली ने राज को बताया कि मेरे पति की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। साथ ही बताया कि मेरे बेटे का जन्म मेरे पति की मृत्यु के करीब 2 महीने बाद हुआ था। बेचारे दिग्गज को तो उसके बायोलॉजिकल पिता की छाया तक देखने को नहीं मिली। बताते बताते निकिता की आवाज़ कँपकँपाने लगी थी। निकिता की बात को राज ने आगे बढ़ाया। भोपाल में हमारी बैंक की शाखा में महीने में एक बार काम के बाद सबका एक साथ डिनर पर जाने का अच्छा चलन था। ऐसे ही एक डिनर के बाद मैंने निकिता से कहा था, निकिता, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ऐसे अकेले कहाँ तक जिंदगी ढोओगी? शादी कर लोगी तो तुम्हारे बेटे को अगर पिता का नहीं तो किसी पिता जैसे का प्यार तो मिलेगा। इस पर निकिता ने अपनी शून्य में ताकती निगाहों के साथ मुझसे पूछा था। ये सब कहने में जितना आसान होता है, करने में उतना ही मुश्किल। कौन बिताना चाहेगा मुझ विधवा के साथ ज़िंदगी? कौन अपनाएगा मुझे मेरे बेटे के साथ? क्या तुम ऐसा करोगे राज? अपनाओगे किसी विधवा को एक बच्चे के साथ? निकिता के शब्दों ने मेरे होश उड़ा दिए थे और उस वक्त मैं सिर्फ सोचूंगा और तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर ही तुम्हारे पास आऊँगा कहकर वहाँ से चला आया था। मैं चला तो आया था, मगर निकिता के शब्द मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेरे मन में एक अजब सी उथल पुथल मची हुई थी। मेरे मन की उलझन माँ से छिपी ना रही। उनके पूछने पर मैंने निकिता के साथ डिनर के दौरान हुए वार्तालाप का पूरा ब्यौरा उन्हें दे दिया। सब सुनने के बाद माँ ने कहा, सीधे रास्तों पर तो बहुत लोग हमराही बन जाते हैं, मगर सच्चा पुरुष वह है जो दुर्गम सफ़र में हम सफ़र बनकर साथ निभाए। बेटा, एक विधवा होकर अगर मैंने दूसरी विधवा स्त्री के दर्द को ना समझा तो धिक्कार है मुझ पर। यह मैं ही जानती हूँ कि तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद तुम्हें कैसे कैसे कष्ट उठाकर पाला था। कहने को तो मैं संयुक्त परिवार में रहती थी, पर तुम्हारे पिता के दुनिया से जाते ही मुझे जीवन की हर खुशी से बेदखल कर दिया गया था। घर और घर के लोग मेरे होते हुए भी बेगाने हो चुके थे। तुम्हारी परवरिश भी तुम्हारे चाचा ताऊ के बच्चों की तरह न थी। जहाँ उनके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में जाते थे, वहीं तुम्हें मुफ्त के सरकारी स्कूल में भेज दिया गया था। जिन कपड़ों को पहनकर उनके बच्चे उकता जाते, वे तुम्हारे लिए दे दिए जाते। राज बेटा, उस माहौल में मेरा तुम्हारा जीना जीना नहीं था, सिर्फ जीवन का निर्वाह करना था। बेटा, मुझे तुम पर गर्व होगा अगर तुम निकिता और उसके बच्चे को अपनाकर उनकी ज़िंदगी के पतझड़ को खुशगवार बहार में बदल दो। माँ ने छलकते हुए आंसुओं के बीच आप बीती बयां की थी। दूसरे दिन जब मैंने निकिता को लंच टाइम में अपनी माँ के साथ हुई सारी बातचीत बताई और कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तब निकिता बोली, मैं किसी की दया की मोहताज नहीं हूँ। कमाती हूँ, जैसे 4 साल काटे हैं वैसे ही बची ज़िंदगी भी काट लूँगी। निकिता, पैसा कमाना ही अगर सब कुछ होता तो संसार में परिवार और घर की परिकल्पना ही ना होती। ज़िंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं जब हम सबको एक साथी की ज़रूरत होती है। और अगर मुझे अपनाने के कुछ सालों बाद
तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। पहले ही वक्त का क्रूर प्रहार झेल चुकी हूँ, इसलिए किसी से भी मन जोड़ने से घबराती हूँ। ना मैं किसी बंधन में जोड़ूं, ना वक्त के सितम ये बंधन तोड़े। निकिता डूबने के डर से किनारे पर खड़े रहकर उम्र बिता देने में कहाँ की बुद्धिमानी है। ऐसे ही खौफ के अंधेरों को दिल में बसाकर जियोगी तो उम्मीदों का उजाला तो तुमसे खुद ब खुद रूठा रहेगा। ऐसे ही कुछ और मुलाकातों, कुछ और तकरारों व वाद विवादों के बाद अंत में निकिता और मैं शादी के बंधन में बंध गए। राज की माताजी ने अब दिग्गज को अपना नाती पोता ही मान लिया था। वे नहीं चाहती थी कि निकिता और राज के कोई दूसरी संतान पैदा हो और दिग्गज के प्यार का बंटवारा हो। उन सब की बातें सुनकर मेरी आंखें छलछला गईं। मैंने ऐसे महान लोगों के बारे में कहानियों में ही पढ़ा था, आज आमने सामने बैठकर देख रही थी। क्या बेवकूफ़ आदमी है। राज के घर से 10 कदम दूर आते ही सचिन का पहला वाक्य था, कौन? राज और कौन? क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? इतने अच्छे से हम दोनों का स्वागत किया, अच्छे से अच्छा बनाकर खिलाया, और कैसे होते हैं भले लोग। तुम्हें इस सब में बेवकूफ़ी कहाँ नज़र आ रही है? जो एक बाल बच्चेदार सेकंड हैंड औरत के साथ बंध कर बैठा है, वह बेवकूफ़ नहीं तो और क्या है। देखने में अच्छा खासा है, बैंक में मैनेजर है, अच्छी से अच्छी कुंवारी लड़की उससे शादी हो सकती थी। मगर सचिन जैसा राज खुद, वैसी ही उसकी वह मदर इंडिया कह रही थी कि उन्हें खुद का कोई नाती पोता भी नहीं चाहिए और दिग्गज ही उनके लिए सब कुछ है। भारत सरकार को उन्हें तो मदर इंडिया के खिताब से नवाजना चाहिए। सचिन राज और उसकी माँ की बुरी तरह से खिंचाई कर रहे थे। मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। वक्त के साथ मेरी और निकिता की दोस्ती पक्की होती जा रही थी। वैसे मैं निकिता से ज़्यादा वक्त उसकी सास के साथ बिताती, क्योंकि निकिता तो अपनी नौकरी के कारण ज़्यादातर घर में होती ही नहीं थी। इधर सचिन के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं था। जब कभी भी मेरे घर में राज का जिक्र आता तो सचिन उसको उसके नाम से न बुलाकर सेकंड हैंड बीवी वाला कहकर बुलाते। मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि किसी के लिए भी ऐसे शब्द बोलना अच्छी बात नहीं, मगर मेरा उन्हें समझाना चिकने घड़े पर पानी डालने जैसा था। दिनचर्या अपने ढर्रे पर चल रही थी। सचिन की हाल ही में पदोन्नति हुई थी। काम में उनकी व्यस्तता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए दिवाली पर भी हम धौलपुर न जा पाए। एक दिन सचिन ने ऑफिस से आते ही बताया कि उनके पापा का फ़ोन आया था और तत्काल ही हम दोनों को धौलपुर बुलाया है। मेरी ननद पद्मा जी के पति अस्पताल में भर्ती थे। इसमें इतना सोचना क्या, जब घर में कोई बीमार है तो हमें जाना ही चाहिए। वैसे भी हम दिवाली पर भी नहीं जा पाए। बुलावे की खबर सुनते ही मैंने धौलपुर जाने की तत्परता जताई। ठीक है, तो फिर जल्दी से दिल्ली की फ़्लाइट बुक करा लेता हूँ, फिर दिल्ली से टैक्सी लेकर धौलपुर चले चलेंगे। फ्लाइट बुक होते होते और धौलपुर तक पहुंचने में 3 दिनों का वक्त लग गया। पहुंचने पर पता चला कि पद्मा जी के पति की 2 घंटे पहले ब्रेन हैमरेज होने से मृत्यु हो चुकी है। सारे घर में मातम छाया हुआ था। पद्मा जी का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी मुस्कुराहट से तर रहने वाले गुलाबी होंठ सूख कर चटक रहे थे। उसकी इस हालत को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि यह मेरी वही प्यारी सी ननद है जो सिर्फ 8 महीने पहले मेरी बारात में नाचती गाती हंसती मुस्कुराती गहनों से लदी हुई आई थी। सचिन चाहकर भी धौलपुर में ज़्यादा समय ना रुक पाए। 13वीं के तीसरे दिन ही उन्हें मुंबई लौटना पड़ा। 13वीं के कुछ दिनों बाद ससुर जी पद्मा को उसकी ससुराल से लाए थे। मैंने उसके साथ रहना ही ठीक समझा। सोचा कि जब महीने 2 महीने में परिवार पर आए हुए दुख के बादल थोड़े छट जाएंगे तब मैं मुंबई लौट जाऊंगी। अभी पद्मा जी को मेरे साथ की बहुत ज़रूरत थी। अगर वह कभी गलती से मुस्कुराती थी तो मेरे साथ, खाना खाती थी तो मेरे साथ और मेरे आग्रह करने पर। इन हालात को देखकर परिवार के सभी बड़ों ने फैसला किया कि पद्मा जी को भी मेरे साथ मुंबई भेज दिया जाए। इसी में उसकी भलाई भी थी। मुंबई वापस आकर मैंने जैसे तैसे उसे एमबीए करने के लिए राज़ी कर लिया। दुखों के भार को दूर करने का सबसे सही तरीका होता है खुद को इतना व्यस्त करो कि दुखों को क्या, खुद को ही भूल जाओ। पद्मा जी को पढ़ने लिखने का शौक तो था ही, अब यह शौक उसको संबल बन गया। वह दिन रात असाइनमेंट और परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त रहती। अपनी ज़िंदगी के नकारात्मक पहलू को सोचने का ज़्यादा वक्त ही न मिल पाता उसे।
इस संबल की बदौलत उसकी ज़िंदगी की उतरी हुई गाड़ी फिर से धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। एमबीए पूरा करते ही उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई और वह अपने इस नए माहौल में पूरी तरह से रम चुकी थी। अब उसके चेहरे पर पुरानी रंगत कुछ हद तक वापस आने लगी थी, मगर सचिन के दिल को चैन नहीं था। वे कहा करते थे, पद्मा जी मेरी बहन है। मुझे अच्छा लगता अगर यह अपने पति के साथ हमारे पास कभी कभी छुट्टियां बिताने आती जाती और अपने पति के घर में आबाद रहती। शादी के बाद बहन बेटियां इसी तरह आती जाती अच्छी लगती हैं, दया पात्र बनकर बाप भाई के घर में उम्र बिताती हुई नहीं। पद्मा जी का इन परिस्थितियों में हमारे पास उम्र बिताना तो वह घाव है जिस पर वक्त मरहम नहीं लगाता, बल्कि उसको नासूर बनाता है। यह सच भी था। हम चाहे पद्मा जी का कितना भी ख्याल रख लें, कितना भी प्यार और सुख सुविधाएं दे लें, हमारे घर में उसका उम्र बिताना उसकी ज़िंदगी की अपूर्णता थी। इधर कुछ दिनों से पद्मा जी के हाव भाव बदल रहे थे। वह ऑफिस से भी देर से आने लगी थी। पूछने पर कहती थी कि एक सहयोगी काम छोड़कर चला गया है, सो वह उसके हिस्से का काम करने में भी बॉस की मदद कर रही हैं। मगर उसके हाव भाव कुछ और ही कहानी कहते से लगते। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वह अपने रख रखाव, कपड़ों और सौंदर्य प्रसाधनों पर खर्च करती। उसका मोबाइल उसके हाथ से न छूटता। खाते पीते टेलीविज़न देखते हुए भी वह चैट करती रहती। पहले तो मैंने इसे मुंबई की हवा का असर समझा, मगर मेरा दिमाग ठनका जब मैंने देखा कि वह मोबाइल को टॉयलेट में भी अपने साथ ले जाती थी। मैंने सचिन से कई बार इस बारे में बात करनी चाही, मगर उन्होंने मेरी बात को हर बार अनसुना कर दिया। आखिर में मैंने ही इस पहेली को सुलझाने का निश्चय किया और सही मौके का इंतज़ार करने लगी, और वह मौका मुझे जल्दी ही मिल गया। रविवार का दिन था और पद्मा जी सहकर्मी सोनाली के साथ सिनेमा देखने जाने वाली थी। आदतानुसार वह सुबह से उठकर चैट कर रही थी, जब अचानक उसे ख्याल आया कि जाने से पहले उसे अभी नहाना भी है, तो वह जल्दी जल्दी कपड़े समेटकर बाथरूम में भागी। इस हड़बड़ी में कपड़ों के बीच में रखा उसका मोबाइल बाथरूम के दरवाजे पर गिर गया और उसे पता नहीं चला। उसके बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते ही मैंने मोबाइल उठा लिया। चूँकि वह 2 सेकंड पहले ही उस पर चैट कर रही थी, इसलिए वह अभी अनलॉक ही था। मैंने फटाफट उसे मैसेज कुरेदने शुरू कर दिए। उसकी कॉल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कॉल किसी देवांश की थी। उस रात मैं घर का काम ख़त्म करके पद्मा जी के कमरे में आकर उसके पास लेट गई और यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। मूवी कैसी थी पद्मा जी? ठीक ही थी, वैसी तो नहीं जैसे कि सोनाली ने बताई थी जब वह पिछले हफ्ते देखकर आई थी। सोनाली क्या मतलब? वह यह मूवी पहले देख चुकी थी और आज फिर से तुम्हारे साथ गई थी? भाभी, वो मैं क्या पद्मा जी, मुझे नहीं लगता कि तुम सोनाली के साथ मूवी देखने गई थी। मगर भाभी मैं अगर मगर क्या, मैं जानती हूँ कि तुम किसी देवांश के साथ गई थी। पर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्योंकि तुम जब नहाने गई तो तुम्हारा मोबाइल बाथरूम के बाहर गिर गया था और मैंने तुम्हारे कुछ मैसेज देख लिए थे। मुझे परेशानी इस बात की नहीं कि तुम किसी पुरुष मित्र के साथ गई थी। दुख इस बात का है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे बेगाना समझा। शायद मैंने ही तुम्हारे रख रखाव में कुछ कमी की होगी, जो मैं तुम्हारा विश्वास ना जीत सकी। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मेरी अच्छी भाभी, ऐसा तो भूल कर भी ना सोचिए। आप ही हैं जो बुरे वक्त में मेरा सबसे बड़ा सहारा, सबसे अच्छी दोस्त बनी। बताना तो मैं बहुत समय से चाहती थी, मगर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात शुरू करूं। डर था कि ना जाने भैया की क्या प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब तो जल्दी से मुझे सब बताओ। देवांश मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता है। भाभी, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह यह जानता है कि मैं एक विधवा हूँ, फिर भी वह मुझे अपनाने को तैयार है। और तुम्हारी क्या मर्जी है? मेरा दिल भी उसे चाहता है। अभी मेरी उम्र भी क्या है? मैं अपने दिवंगत पति की यादों की काली चादर ओढ़कर जिंदगी के अंधेरों में उम्र भर नहीं भटक सकती। हम ही कौन सा तुम्हें एकाकी जीवन बिताते हुए देखकर सुखी हैं। तुम और देवांश व्यसक हो, अपना भला बुरा समझते हो। और हाँ, अब ज़्यादा देर ना लगाओ, अगले ही इतवार को देवांश को घर बुला लो हमसे मिलने के लिए। मैंने पद्मा जी के गालों पर बिखरे हुए बालों को हटाते हुए कहा। ठीक है मेरी अच्छी भाभी, कहकर पद्मा जी ने वह भावे भोर होकर छोटे बच्चे की तरह मुझसे लिपट गई।
अगले रविवार की शाम मेरे घर में रुपहला उजाला सा बिखरा हुआ था और पद्मा जी इस उजाले में सिर से पांव तक नहाई सी प्रतीत हो रही थी। रोशन ख्याल देवांश ने कुछ ही घंटों में सचिन पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। औरत केवल एक शरीर नहीं है, पूरी सृष्टि है। जब विधुर पुरुष का विवाह अविवाहित स्त्री से हो सकता है, तो फिर अविवाहित पुरुष एक विधवा को अपनाने में क्यों इतना सोचते हैं। रही बात समाज और रीति रिवाजों की, तो ये सब इंसान के लिए बने हैं, इंसान इनके लिए नहीं बने। कहते कहते देवांश थोड़ा रुका। उसकी आंखें पद्मा जी पर एक सरसरी दृष्टि डालती हुई सचिन के चेहरे पर जम गईं और उसने घोषणात्मक स्वर में ऐलान किया, मैं पद्मा जी को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। अगर आप ना भी करेंगे तो भी मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पद्मा जी की खुशी इसी में है और मेरे लिए संसार में उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ देर के लिए कमरे में गहरी चुप्पी छाई रही। सभी एक दूसरे के चेहरे ताक रहे थे। मन ही मन विचारों की कुछ नाप तौल सी चल रही थी। अंत में सचिन ने ही चुप्पी तोड़ी। अरे भाई, जब तुम दोनों ने सब कुछ पहले से ही फाइनल कर लिया है, तो मैं क्या, कोई भी तुम्हारा निर्णय नहीं बदल सकता। कहते हुए सचिन अपनी जगह से उठे और उन्होंने पद्मा जी का हाथ ले देवांश के हाथों में पकड़ा दिया। उस रात देवांश खुशी खुशी विदा हो गया था, अपनी शादी की तैयारियां जो शुरू करनी थी उसे। पद्मा जी के कमरे से खुशी के गीतों की गुनगुनाहटें आ रही थी। सबसे ज़्यादा फूले नहीं समा रहे थे सचिन। वे बिना रुके देवांश की तारीफों के पुल बांधे जा रहे। क्या कमाल का लड़का है, कैसे उत्तम विचार हैं उसके। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। बड़े ही ऊंचे संस्कार दिए हैं उसके माँ बाप ने उसे। युग पुरुष महापुरुष वाली बात है उसमें। और मैं हैरान, जड़वत सी दोगली मानसिकता के शिकार अपने पति के दोहरे मापदंडों की गवाह बनी खड़ी थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।